Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ फोर्सेस। ये इस टॉपिक पर हमारा तीसरा वीडियो है। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे फोर्स सिस्टम, हमारी कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, डिफरेंट लॉज जैसे लॉ ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सब हमने पिछला वीडियो में कवर किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, उनके कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हमें बताता है कि अगर किसी बिंदु पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, दो बल लगे हुए हैं, और अगर हम उन दो बलों को किसी त्रिभुज ट्रायंगल की दो दिशाओं से या साइड से अगर हम उसको शो कर सकते हैं, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड यानी कि तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट के बराबर होगी अगर हम उसकी दिशा विपरीत कर दें तो। अब देखते हैं कि जो इसकी जो डेफिनेशन है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by third side of the triangle taken in opposite order. So अगर मान लीजिए हमारा एक बिंदु पॉइंट है O, जिस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक P और Q। अब हम अगर इन्हें एक ट्राइंगल के दो साइड्स, जिसको हमने क्रम में मतलब एक सीक्वेंस में हमने लिया है, तो पहले हम वो पॉइंट से एक ड्रॉ करेंगे जो हमारा फोर्स है, एक स्केल मान के P। उसके बाद P के जो हमारा वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला फोर्स का वेक्टर जो हमारा Q है, जिसको हमने AB से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी जो तीसरी क्लोजिंग साइड है, हमने क्लोजिंग साइड यहाँ पे ब्लैक कलर के जो एरो है उससे दिखाई है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ट्राइंगल को क्लोज करेंगे तो हमारी ये लाइन हमको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन ये लॉ के हिसाब से अगर हम इसको इस एरो का जो डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दें, यानी कि जो हमने रेड कलर से दिखाया है, तो ये किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट के बराबर में। सो मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का वो तो तीसरी साइड के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, यानी कि उल्टी होगी। सो ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस से हमें पता लगता है कि अगर दो फोर्सेस किसी बिंदु पर कार्य कर रही हैं और अगर हम उसे किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के से रिप्रेजेंट कर पाए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट जो क्लोजिंग साइड है या तीसरी साइड जो है उसकी रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा और डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, जो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हमारी जो फोर्स है P और Q, हमने उसको सीक्वेंस में लिया, और जो तीसरी साइड है उसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाए, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड एरो से दिखाया है, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो उसकी थर्ड क्लोजिंग साइड है उसके बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ ट्राइंगल फोर्सेस, यानी कि जो हमने अभी ये लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है उसका अगर एक ये दूसरा यानी कि उसका उल्टा रूप है। If three forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the three sides of triangle taken in order, the force shall be equilibrium। तो जो कन्वर्स है वो हमें बताता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर कार्य कर रही हैं और उनको हम ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो तीनों की तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि साम्य अवस्था में वो होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, देख सकते हैं जो फिगर में हमने दिखाया है। हमने यहाँ पे तीनों फोर्सेस को अलग अलग कलर से दिखाया है जिसको आप समझ सकें आसानी से। मान लीजिए कि हमारा जो एक पॉइंट है उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं P, Q और R। अब उनको हम ड्रॉ करते हैं, O से स्टार्ट करेंगे, पहला फोर्स हमने खींचा P,
फिर उसके जो एरो का हेड है वहां से हमने दूसरा फोर्स खींचा Q, और फिर तीसरा फोर्स हमने लिया सेम ऑर्डर में, यानी कि सेम सीक्वेंस में R, जिससे कि हमारा ट्राइंगल वो एक क्लोज्ड ट्राइंगल हमारा ये हमको पूरा मिल गया। तो ऐसे में अगर ये तीनों फोर्सेस एक क्लोज मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी। ये हमारा बताता है कन्वर्स लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। फ्रेंड नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने देखा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, जिसमें क्या था कि दो फोर्सेस काम कर रही हैं किसी पॉइंट पे। फिर हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस देखा, इसमें भी हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट पे दो फोर्सेस हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में या रियल वर्ल्ड में हमारे पास एक पॉइंट पे दो से ज्यादा फोर्सेस भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। If a number of forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in order, then the resultant of all these forces will be represented in the magnitude and direction by closing side of polygon taken in opposite order. तो ये लॉ हमें बताता है कि अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं और हम उन फोर्सेस को एक पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर सकें, तो जो उस पॉलीगन का क्लोजिंग साइड होगा वो उसका जो क्लोजिंग साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा और डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे एक फोर्स जो पॉइंट O पर लगे हुए हैं, ये हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये स्पेस डायग्राम, ये फोर्स डायग्राम जो है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये मान लीजिए अभी के लिए पॉइंट O है जिस पर हमने फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है OA, OB, OC और OD। अब इसका हम एक पॉलीगन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ से O से हमने A को ड्रॉ किया इसी के पैरेलल, और मैग्नीट्यूड के लिए हमने एक स्केल मान लिया। मान लीजिए 1 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर हमने माना है, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच लेंगे। उसके बाद दूसरा फोर्स है 2N, तो इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचेंगे, और ये 2N है यानी कि ट्वाइस है, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर माना है। ऐसे ही फिर तीसरा फोर्स है C, इसके पैरेलल हम खींचेंगे और डिस्टेंस उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से ले लेंगे। फिर तीसरा है D। तो ये हमने चारों फोर्सेस यहाँ पे दिखा दिए। तो अब हमारी क्लोजिंग साइड कौन सी हो गई, ये जो हमने ब्लैक एरो से दिखाई है। अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में इस पॉलीगन को क्लोज कर दें तो इस वाली ब्लैक एरो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो इसके क्लोजिंग साइड के बराबर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका रिवर्स होगा। तो अगर एक पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं और अगर हम उन्हें एक ओपन पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर पाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। सो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस या जो इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का या बनाने का या करने का जो तरीका है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस डायग्राम या पोजीशन डायग्राम। जैसे कि हमने अभी लास्ट फोटो में या पिक्चर में आपने देखा है कि वहां पे दो डायग्राम बने हुए थे, एक था स्पेस डायग्राम और दूसरा था फोर्स पॉलीगन। तो स्पेस डायग्राम हम कहते हैं कि हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फोर्सेस जो हैं और हम एक स्केल मान लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर, और उसी के रेस्पेक्ट में एक स्केल मान के सारी जो फोर्सेस हैं उनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में शो करते हैं। तो ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं स्पेस डायग्राम। ये अभी हम आगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरा है यूज ऑफ बो नोटेशन। तो बो नोटेशन क्या होता है, ऑल द फोर्सेस इन द स्पेस डायग्राम आर नेम्ड बाय यूजिंग बो नोटेशन। तो हर फोर्स का नाम जो है बो नोटेशन के हिसाब से देते हैं। It is convenient method in which every force is named by 2 capital letter placed on its either side in the space diagram। तो इसमें नाम देने का जो तरीका है फ्रेंड्स वो है कि जो हमारा स्पेस डायग्राम है उसके उसमें जो फोर्स है उसके दोनों सिरे पे हम
अल्फाबेट लिख के उसका नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला फोर्स है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है O और दूसरा एंड पॉइंट है या हेड वाला जो पार्ट है उसको हमने दिया है A। तो पहला फोर्स कौन सा हो गया? फोर्स OA। ये देखिए स्पेस डायग्राम है, इसमें हमने 1 न्यूटन के लिए जितना मैग्नीट्यूड के हिसाब से स्केल लिया है, 2 न्यूटन के लिए उसको डबल से हमने शो किया है। ऐसे ही 2 न्यूटन, उसके बाद ये वाला 1 न्यूटन वापस से जो हमने स्केल माना है। तो फोर्सेस को स्केल और डायरेक्शन के हिसाब से शो करने को हम बोलते हैं स्पेस डायग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाते हैं। और फिर तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर डायग्राम या फिर फोर्स डायग्राम। अब हमें जो ये स्पेस डायग्राम है इसको एक पॉलीगन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हम इसका रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन निकाल सकें। सो डायग्राम इज स्टार्टेड फ्रॉम ए सुटेबल पॉइंट and then adding all the force vectorially one by one to some suitable scale considering the direction of the force। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सुटेबल पॉइंट हम ले लें और वहां से हम जो फोर्सेस हैं एक एक करके उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। सो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं O से, पहले लेते हैं OA, तो इसके पैरेलल हमने बनाया लाइन, फिर OB, फिर हमने फिर जो OC है उसको रिप्रेजेंट किया, फिर OD को। फाइनली जो फिर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो जो इसकी क्लोजिंग साइड है वो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट के बराबर होगी, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो हमने यहाँ पे वो रेड एरो से दिखाया है। तो जो क्लोजिंग साइड है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक एरो ड्रॉ किया है और उससे हमने इस पॉलीगन को क्लोज किया है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिजल्टेंट को। वो हमने यहाँ पे लिखा भी है फ्रेंड्स। नाउ द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स टू द स्केल एंड इट्स डायरेक्शन। तो हम यहाँ से ये क्लोजिंग साइड जो हमने यहाँ पे R से दिखा रखा है, इसको मेजर करके और स्केल से इसको मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसका एंगल भी निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट हमारा क्या डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। सो रिजोल्यूशन क्या है? The process of splitting up the given force into number of components without changing its effect on body is called resolution of force। तो अगर हमारे पास कोई फोर्स है, उसको हम इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है बॉडी पर वो सेम रहे, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है O जिसपे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो मान लीजिए हम पहले इस वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे लग रहा है, मान लीजिए थीटा। इस फोर्स को अगर हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दें, तो जो इसका ओवरऑल इफेक्ट होगा इस पॉइंट पर वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो एक फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। जनरली इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व हम किसी और एंगल पे भी कर सकते हैं, बट जनरली हमारा जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग और वर्टिकल लाइन के अलोंग ही रिजॉल्व करते हैं, और इसी के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। The algebraic sum of the resolved parts of number of forces in given direction is equal to the resolved part of the resultant in the same direction। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन हमें बताता है, अगर एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और उन सब का जो कंपोनेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उन सबको अगर हम ऐड कर लें तो जो उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में अगर हम उसका रिजोल्व करें तो वो भी सेम होगा। जैसे कि हम मान लें कि ये फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ये इस फोर्स को हम इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ब्रेक करें, ऐसे ही इसका भी और इसका भी, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट मिल जाएंगे।
तो और उनको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड कर लें तो हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए इसका पहले का कंपोनेंट आएगा F1 F1x F1y, ऐसे ही इसका आएगा F2x F2y, इसका आएगा F3x F3y और इसका आएगा F4x और F4y। तो x और y दोनों डायरेक्शन में सबके कंपोनेंट्स आ गए, तो x वालों को हम एक साथ जोड़ लें और y वालों को एक साथ जोड़ लें तो हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद क्या करें, इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लीजिए r है और उसका डायरेक्शन ये है जो हमने रेड कलर के एरो से दिखा रखा है। अब इसको हम रिजोल्व कर लें सेम x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन हमें बताता है कि जो रिजल्टेंट के जो रिजोल्व पार्ट्स होंगे x और y डायरेक्शन में वो बराबर होंगे बाकी फोर्सेस के जो सम करके हमने रिजोल्व कंपोनेंट्स के सम करके जो वैल्यू निकाली है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। इसको फ्रेंड्स अभी आगे हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो हमने एक फोर्स कंसीडर करना है और उसको हम उसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको रिजोल्व करके देखेंगे। सो रिजोल्विंग ए फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, या फिर इनको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको रिजोल्व करेंगे। सो हमने माना कि एक लेट ए फोर्स R is to be resolved into two perpendicular direction OA OB। एक फोर्स R है जिसको हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन OA और OB में इसको रिजोल्व कर रहे हैं। फोर्स R is making an angle theta with horizontal direction OA। तो जो हमारी फोर्स R है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OA से थीटा एंगल बना रही है। नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम दैट इज ए रेक्टेंगल OACB। तो अब हम एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम इसको पूरा कर लेते हैं। OB के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं AC और ऐसे ही OA के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं BC। तो ये एक पैरेललोग्राम जो कि एक रेक्टेंगल भी है हमारा कंप्लीट हो जाएगा OACB। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्राइंगल OAC है, OAC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि जो cos थीटा है उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वहां से हम जो OA है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OA हमारा बेस हो गया और OC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से हमारी OA की वैल्यू आ जाएगी OC इंटू कॉस थीटा। अब OC क्या है, वो है R, तो OA किसके बराबर हो गया, R cos थीटा। ऐसे ही हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में। साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AC और हाइपोटेन्यूज OC। सो AC किसके बराबर हो जाएगा, AC हो जाएगा OC साइन थीटा यानी कि R साइन थीटा। और AC भी जो हमारा जो है वो OB के बराबर है, तो OB हमारा किसके बराबर हो गया, R साइन थीटा के। सो फ्रेंड्स अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो OA है वो R फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने यहाँ पे RS से दिखाया है, और जो OB है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो जिसको हमने RV से दिखाया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ R क्या है, RH, वो किसके बराबर हो गया, OA के बराबर, जो किसके बराबर हमने कैलकुलेट किया, R cos थीटा। ऐसे ही हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ R निकाला है जो कि है RV, जो किसके बराबर है, OB के, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी R sin थीटा। तो हमारे किसी भी फोर्स का अगर हमको कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हॉरिजॉन्टल से अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R sin थीटा। Similarly, if more than one force are applied on a body, then to find out resultant, resolve all the forces in two mutual perpendicular direction and calculate the resultant as follows। अब मान लीजिए ये तो हमने सिर्फ एक फोर्स को लेके कंसीडर किया, लेकिन हमारे पास में एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारे रिजल्टेंट फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हो तब हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट। हम सेम तरीका अपनाएंगे, हर एक फोर्स के दो कंपोनेंट में उसको ब्रेक कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। फिर क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको सबको एक साथ जोड़ लेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है सिग्मा H, और ऐसे ही जो सभी फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट है उनको भी जोड़ लेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है सिग्मा V, और इन दोनों का सिग्मा H का
स्क्वायर और सिग्मा वी का होल स्क्वायर कर लेंगे और इनका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट है उन सभी फोर्सेस का वो मिल जाएगा। और अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालना है हॉरिजॉन्टल से, अगर हम लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू सिग्मा v बाय सिग्मा h, यानी कि जो सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, इसका हम आगे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रिएंट फोर्स। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। So if a number of forces are working on a body and resultant of these forces is equal to 0, then body is said to be in equilibrium. अगर एक किसी बॉडी पर या पिंड पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है यानी कि परिणामी है वो शून्य है, जीरो है, अगर सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पर कोई भी बल इस समय कार्य नहीं कर रहा है, जो भी फोर्स उस पर लगे हुए हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट जीरो कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें रिजल्टेंट जीरो मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम जनरली दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब हमारी जो बॉडी है वो स्टेशनरी है और स्टेशनरी कंडीशन में यानी कि स्थिर अवस्था में उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है या परिणामी है वो शून्य है, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारी जो पिंड है या बॉडी है वो मूविंग है, यानी कि वो गतिज या गतिमान अवस्था में है और ऐसे में उस पर जितने भी फोर्सेस कार्य कर रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट या परिणामी जीरो है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो अब इक्विलिब्रिएंट फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग ऑन ए बॉडी एंड ए सिंगल फोर्स व्हेन अप्लाइड टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रिएंट फोर्स। मान लीजिए हमारी जो बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो अब हम कोई एक ऐसा बल उस बॉडी पे लगा दें जिससे वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाए, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इक्विलिब्रिएंट फोर्स। अब ये इक्विलिब्रिएंट फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इस पे किसी भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स हम लगा रहे हैं तो उन सब फोर्सेस का हम एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं, यानी कि उन सब फोर्सेस का मिला के जो इफेक्ट है वो परिणामी से हमको मिल जाता है। तो हम उस परिणामी के मैग्नीट्यूड के बराबर और उसके डायरेक्शन के अपोजिट अगर एक फोर्स लगा दें बॉडी पर तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रिएंट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द रिजल्टेंट। तो इक्विलिब्रिएंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण जो होता है, वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है और दिशा उसके विपरीत होती है। सो अगर किसी क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रिएंट फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो हम पहले, क्योंकि हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए किया है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और इक्विलिब्रिएंट फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उसके अपोजिट कर देंगे, तो हमें इक्विलिब्रिएंट फोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये आप फ्रेंड्स जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं या उनको करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी मदद करता है। सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इन ए फोर्स सिस्टम। अब मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स सिस्टम है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उन पे बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं। तो अब अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, एक एक कंपोनेंट को अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो हर एक कंपोनेंट को अलग से कंसिडर करते हुए उस पे जितने भी बल कार्य कर रहे हैं या फोर्सेस उस पे लग रहे हैं उसको हम दिखाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट हमने पूरे सिस्टम में से लिया और उस पे कौन कौन से फोर्स हम लग रहे हैं उनको हम दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। The drawing of free body diagram is an important step in solving mechanics problem since it helps to visualize all the forces acting on a
सिंगल ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमें मैकेनिक्स सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने में बड़ी हेल्प करता है। अब इसको फिगर की मदद से हम देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक वेज है या एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर एक मास m का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब हमें इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो ब्लॉक है उसको एक अलग से ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे इस पे कौन कौन सी फोर्स काम कर रही है। तो सबसे पहले तो इसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा, तो हमने यहाँ पे दिखाया वेट, मास m है तो वेट हो गया mg। दूसरा, अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर ये रखा हुआ है ब्लॉक, तो एक रिएक्शन यहाँ पे जो है वो बन रही होगी या पैदा हो रही होगी इस ब्लॉक की वजह से, तो उसको हमने यहाँ पे दिखाया, ये रिएक्शन है Fn। तीसरा, ये ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा जो कि इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको हमने दिखाया फ्रेंड्स यहाँ पे F और स्मॉल f, यानी कि फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि इस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये टोटल 3 फोर्स इस ब्लॉक पर काम कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जिससे कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है रिजोल्यूशन और ये जो डायग्राम हम बनाते हैं उसके बारे में हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ग्राफिकली तो पॉलीगन से हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फोर्स है उसका एक स्केल मान लें और इक्वल स्केल और डायरेक्शन लेके एक फोर्स पॉलीगन बना लें, और फाइनल जो उसकी क्लोजिंग साइड है उसको अगर मेजर कर लेंगे तो उससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन हम ले लेंगे। अगर हमको यही न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे जो हमारा जो हमका रिजोल्यूशन वाला जो मेथड है वो हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मान लीजिए फोर्सेस 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 100 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए रेगुलर हेक्सागन एज शोन इन फिगर। ये फिगर हमको दी हुई है, एक रेगुलर हेक्सागन है, उस पर फोर्सेस लगी हुई हैं, 5 फोर्सेस हैं और उनके डायरेक्शन हमको यहाँ पे फिगर में दे रखे हैं। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी हमको दिए हुए हैं। सो हमको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे सारे के सारे जो फोर्सेस हैं उनको, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। सो सिग्मा एच यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका सम, तो पहली फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उससे इसका एंगल कितना है 0, तो 20 इंटू कॉस 0 प्लस 40, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 40 इंटू कॉस 30, क्योंकि हमने देखा था कि r cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो r क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा एंगल हो गया 40 cos 30, फिर 60, इसका एंगल कितना है 60, तो 60 cos 60, उसके बाद 80, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, 80 cos 90, उसके बाद 100, इसका एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, तो 100 cos 120 डिग्री। तो अब इनका वैल्यू रख लेते हैं, cos 0 1, cos 30 0.866, cos 60 0.5, cos 90 0 और cos 120 का आ जाएगा -0.5। इनको अगर हम ये सब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34.64 न्यूटन। ऐसे ही फ्रेंड्स हम जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 sin 0, 40 sin 30, 60 sin 60, 80 sin 90, 100 sin 120 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू रख के जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वो आ गया 238.56 न्यूटन। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था कि रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर सिग्मा वी का स्क्वायर। सिग्मा एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम, सिग्मा वी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम। ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, सिग्मा एच की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर, सिग्मा वी की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे, तो हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी 241.06 न्यूटन। ये आ गया हमारा इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब हमें निकालना है डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है, यहाँ पे फिगर में आप देखिए
रिजल्टेंट मान लीजिए यहाँ पे हमारा कहीं पे ड्रॉ हो रहा है और ये हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री बना रहा है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला निकाल यहाँ पे यूज करके निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। सो सिग्मा v डिवाइडेड बाय सिग्मा h। सिग्मा वर्टिकल हमने निकाला 238.56 और 34.64 हमारी है सिग्मा h की वैल्यू, तो ये हमारा आ गया 6.887। यहाँ से tan इनवर्स करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा आ जाएगा 81.73 डिग्री, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल से 81.73 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो हमने एक प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन डिस्कस किया था जिसमें कहा था कि अगर सारे फोर्सेस हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होंगे, जो उनका रिजल्टेंट होगा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर। यानी कि जो वैल्यू हमने ये सिग्मा वी और सिग्मा एच निकाली हैं सब फोर्सेस को रिजोल्व करके, वो किसके बराबर होनी चाहिए। अगर हम आर का रिजोल्यूशन करें एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंगल है, तो आप सॉल्व कीजिएगा कि आर कॉस 81.73 डिग्री अगर आप निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। ये वैल्यू आपको फ्रेंड्स आएगी सिग्मा एच के बराबर। ऐसे ही अगर आप आर यानी कि 241.06 को अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे यानी कि आर साइन थीटा, थीटा है हमारा 81.73, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी सिग्मा वी के बराबर 238.56। तो फ्रेंड्स इससे हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है वो हमारा एक तरीके से प्रूव हो जाता है। एक दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का ही यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक मशीन कंपोनेंट है जिसकी लेंथ हमको दी हुई है 2 मीटर और वेट दिया हुआ है फ्रेंड्स 200 न्यूटन, सपोर्टेड बाय 2 रोप्स ए बी एंड सी डी, फाइंड द टेंशन इन द रोप। तो हमें जो रोप ए और बी दी हुई है इसमें हमको टेंशन निकालनी है। हम मानते हैं कि जो रोप ए और बी है इनकी टेंशन T1 और T2 है। वेट फ्रेंड्स हमको यहाँ पे इस कंपोनेंट का 2000 दिया हुआ है, 2000 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो जो वर्टिकली सारी फोर्सेस हैं ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेस किसके बराबर होंगी, जो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस राइट साइड में लग रही हैं वो किसके बराबर होंगी, लेफ्ट साइड को लगने वाली फोर्सेस के बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली अलोंग बीसी एंड इक्वेटिंग। तो जो बीसी हमारी लाइन है उसके अबाउट हम सभी फोर्सेस के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। तो जो सबसे पहले T1 जो है इसका कंपोनेंट होगा T1 cos 60, ये हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट है T2 का बनेगा, ये बनेगा T2 cos 45 और ये होगा हमारा राइट साइड के लिए, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। और जो हमारा ये तीसरा फोर्स है W, इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। सो हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं जो हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं, एक है T1 cos 60, दूसरा है T2 cos 45। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और यहां से हमारा T1 और T2 का रेशियो हमें फ्रेंड्स मिल जाएगा। तो T1 इक्वल टू 1.414 T2, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर फ्रेंड्स जो हमारे वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। तो हमारे वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो आएगा T1 का, T1 sin 60 इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे ही T2 का आएगा T2 sin 45 और एक वर्टिकल फोर्स हमारी कौन सी है, वो है W, ये भी एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो हम इन तीनों को इक्वेट करेंगे। सो T1 sin 60 ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे ही T2 sin 45 ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, जबकि हमारा जो फोर्स है W यानी कि वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी कि T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 ये दोनों फोर्स किसके बराबर होंगे, वेट के बराबर, यानी कि 2000 न्यूटन के बराबर। T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फ्रेंड्स निकाल चुके हैं, तो वहां से उस इक्वेशन से इक्वेशन 1 से रख देंगे यहाँ पे 1.414 T2 sin 60 और sin 45 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1036.26 न्यूटन। और इक्वेशन फर्स्ट में T2 की वैल्यू रख के हम T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम अगर किसी कंपोनेंट में टेंशन या फोर्सेस हमको निकालनी है तो हम रिजोल्यूशन
मेथड से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ फोर्सेस के हमारे बचे हुए दो टॉपिक हैं, लामीज थ्योरम और बीम्स का जो टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।